गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पेपर 2 के जिन्होंने सेकंड भाषा हिंदी चुना होगा वो कैसे हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मतलब कि कैसे उसके उत्तर को चुनेंगे, किस तरह से गद्यांश और सीडीपी का प्रश्न पूछा जाता है उसको टैग वर्ड तुक्का के साथ मैं बताऊंगा। और ऐसी कोई भी गलती इस बार आपको नहीं करना है जिसके कारण से आप 2-4 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या प्रथम बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं आपको 100% सफलता दिला दूंगा। देखिए हिंदी के पेपर में चाहे पेपर 1 का हिंदी हो या पेपर 2 का, आपको गद्यांश पद्यांश से 15 और 15 सीडीपी से प्रश्न रहता है। गद्यांश और पद्यांश से व्याकरण भी उसी में शामिल हो जाता है। जैसे आप यहाँ प्रथम गद्यांश देख सकते हैं। देखिए गद्यांश हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने में आपका समय लॉस होगा, प्रश्न पढ़िए तब गद्यांश में जाइए। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है। तो भारत की नदियां, चलिए नदियों की ओर बढ़ते हैं। देखिए नदी कहाँ लिखा हुआ है, बारिश सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार की मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल में ताजे पानी के हालात पर हुए सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटियोनो गुतेरेज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों की करीब 40 करोड़, कितनी 40 करोड़ जो जनसंख्या है, आबादी है, पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। तो देखिए ग्लेशियरों को तेजी से पिघलना, ये क्या हो जाएगा, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलना इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है, अभी देखिए इसमें संख्या 40 करोड़ दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये शब्द में क्या लिखा है, 40 करोड़। इसीलिए मैंने 3-4 लाइन पढ़ा ताकि आपको अब दोबारा वो पढ़ना ना पड़े, या फिर आप अपने विवेक से इस गद्यांश को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए और यहाँ प्रश्न धर धरा दीजिए। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाक्य में रेखांकित पद है, यानी धीरे धीरे, ये जो इसको धीरे धीरे को क्या बोला जाएगा, विशेषण। जो रेखांकित पद है इसको क्या कहा जाएगा, क्रिया, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। तो यह है क्रिया विशेषण का उदाहरण है, धीरे धीरे। गद्यांश में किस संकट की बात की गई है, तो जल संकट की बात की गई है। ये तो बहुत आसान है गद्यांश। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, तो अल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ता है। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित पद के बारे में पूछा है। तो ये जो रेखांकित पद है ये 1.25 किलोमीटर यानी एग्जैक्ट डाटा को बता रहा है। तो विशेषण तो है लेकिन संख्यावाचक विशेषण है, कुछ थोड़ा ये परिणाम वाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या को बता दिया है 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो 1.25 यानी एग्जैक्ट संख्या है, तो इसलिए ये
संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अमेरिका में, संयुक्त अरब अमीरात में, भारत में, पाकिस्तान में। तो ये बात पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में आने वाला है। ऐसा इसलिए देखा गया है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रहा है, इसलिए कहा जाता है सेफ वाटर सेफ लाइफ, यानी जल बचाओ जीवन बचाओ। संरक्षण भी किया जा रहा है। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो बहुत सारे लोग ये पर्याज और आवरण मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। परिज और आवरण पर्यावरण होता है। क्या होगा? परिज और आवरण पर्यावरण होता है। चलिए दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश को एक बार फिर सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक ऐसे ही सीडीपी गणित लाइव क्लास के माध्यम से विज्ञान, और आप अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 500 पेमेंट करके आप 9771170644 पे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। देखिए, पाप और पुण्य की तुलना लोहे और सोने से की गई है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो चलिए पहला प्रश्न, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, यानी अस्थाई नहीं है। पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार करने के लिए स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों में बंधन है, दोनों में मुक्ति अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों में बंधन है। क्या हो जाएगा? दोनों में बंधन है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। 134 का देखेंगे तो समूह में भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा? फल, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा। तो यहाँ पे फल बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम है, तो स्वतंत्र मतलब आजादी हो जाए तो आप गुलाम मत कह दीजिएगा, इसी रूप में आपको जवाब देना है, तो परतंत्र हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीडीपी की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे हम आपको तुक्का, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड के साथ प्रश्नों को कराएंगे। एक बार सभी लोग जो देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, ठोकिए लाइक, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, देख पाए और रिजल्ट ले पाए। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। मतलब किस तरह होनी चाहिए? जिससे जांच पत्र व परीक्षा शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। केवल जांच पत्र और परीक्षाएं ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाती है। जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, ये थोड़ा उचित है, लेकिन आगे भी देखते हैं। शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए।
समग्र जहां लग गया और प्रगति लग गया, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे भी देखते हैं। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि निगेटिव है, तो इसका सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा। ये पकड़ा जाता है सीडीपी। एक बार जिसका इस पे पकड़ बन गया, वो चाहे हिंदी का सीडीपी हो, गणित का सीडीपी हो, पर्यावरण का सीडीपी हो, आप आराम से उसको पकड़ लेंगे उत्तर को। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। उद्दीपक प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 138 नंबर देख सकते हैं आप लोग। जिन्होंने भाषा दो में पेपर 2 में भाषा 2 हिंदी लिया है, उनके लिए ये वीवीआई है, क्योंकि 2024 का ये प्रश्न पत्र है और इसी प्रकार से प्रश्न पत्र भाषा 2 के लिए बनता है। 1 to 5 वाले लोग भी देखिए, इसी तरह से आप अपने भी हिंदी के भाषा के प्रश्नों को करेंगे और सीडीपी के। चलिए 138। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं, ये तो केवल की बात कर दिया। व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं, ये थोड़ा निगेटिव हो गया। जहां आप व्याकरण, देखिए केवल व्याकरण आप दिखाएंगे, ये सही नहीं है। अपने समाज में सहजात वाचकों यानी मूल भाषा बोलने वालों, ये देखिए के साथ सतत संपर्क के माध्यम से, वाइगोत्स्की कहते भी हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे समाज के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे जहां सहज और सहजात वाचकों, तो 2 नंबर ही 138 का 2 हो जाएगा उत्तर। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? तो हाँ, हम लोग सहमत हैं, मैं इस कथन से सहमत हूं। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया, सहमति ले रहा है बेचारा एग्जामिनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि तो 140 का सही जवाब ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। चलिए कुछ हद तक ठीक है, आगे देखते हैं। यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। अधिक सुलभ, ये पॉजिटिव सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए ऑप्शन तो ये सब सही है, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट कौन है, ये चुनना होता है सीडीपी में। तो ये आपका 3 नंबर इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? आखिर शिक्षक बच्चों से क्या चाहता है? चित्र कार्डों को क्रम से लगाना? नहीं। सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना शिक्षक यही चाहता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जो इसके पहले वाला था। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह है गहन पठन। क्या है ये? गहन पठन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है?
तो 143 का सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक उपागम किया जा रहा है। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और संबंध संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो व्याकरण अनुवाद का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और संबंध समुदाय तो व्याकरण अनुवाद करना चाहिए। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं को बोलना सुनते हैं और दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुभाषी कक्षा होना चाहिए। बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, समझ में भ्रमित करते हैं, ये निगेटिव हो गया। 2 नंबर ही इसका 145 का 2 हो जाएगा। बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में नहीं, ये निगेटिव हो जाता है। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ हद तक देखते हैं आगे। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए रुचि, प्रोत्साहन, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? 147 का सही जवाब हो जाएगा समझ के साथ पठन का विकास करना चाहिए। यानी भाषा कौशल आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः समझ के साथ पठन का विकास करना चाहिए शिक्षार्थियों में। एक अच्छी वाचन गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं? नहीं। शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं? नहीं। शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौखिक प्रवाह अभ्यास। ये मौखिक प्रवाह अभ्यास है। और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक इसी प्रकार से सीडीपी के प्रश्न 2011 से लेकर के मैं 2024 तक के प्रश्नों को बिल्कुल टैग वर्ड तुक्का के साथ करा रहा हूं। और आप चाहते हैं लाइव क्लास में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ना और फर्स्ट अटेम्प्ट में, या अभी तक आप सीटेट में किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो जाते थे और उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो भीड़ में देख के भीड़ नहीं लगाइए, आप जुड़िए। मैं आपको 100% सफलता दिला दूंगा। समग्र भाषा उपागम क्या है? तो समग्र भाषा उपागम अर्थ आधारित उपागम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से लाजवाब तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।